एक वक्त था जब फिल्मों के हिट गाने का मतलब मोहम्मद रफ़ी होता था। उनके ना रहने के सालों बाद भी लोग उनकी आवाज़ और दिल जीत लेने वाले अंदाज के किस्से सुनाते नहीं थकते। इसकी एक मिसाल शम्मी कपूर के किस्सों में भी मिलती है। कहा जाता है जैसे मुकेश राज कपूर की आवाज़ थे, वैसे ही मोहम्मद रफ़ी शम्मी कपूर की आवाज़ थे। सुजाता देव की किताब मोहम्मद रफ़ी एक गोल्डन वॉइस में शम्मी कपूर याद करते हैं, हम लोगों को तारीफ़ करूं क्या, उसकी गाना रिकॉर्ड करना था। रात भर मैं सो नहीं पाया, मैं चाहता था कि ये जुमला बार बार दोहराया जाए और फिर गाने का अंत हो। लेकिन संगीतकार ओपी नैयर को मेरी सलाह पसंद नहीं आई। मेरी निराशा देखकर रफ़ी साहब ओपी नैयर से बोले, पापा जी आप कंपोज़र हो, मैं गायक हूँ, पर पर्दे पर तो शम्मी कपूर को ही एक्टिंग करनी है। उन्हें करने दो, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो हम दोबारा कर लेंगे। रफ़ी साहब ने वैसा ही गाया जैसा मैंने सोचा था। ये बात शम्मी कपूर ने उस इंटरव्यू में बताई थी। शम्मी कपूर आगे बताते हैं, जब ओपी नैयर ने गाना देखा और सुना तो मुझे बाहों में भर लिया और बहुत दुआएं दी। रफ़ी साहब ने अपनी शरारती नरम आवाज़ में कहा, अब बात बनी ना। रफ़ी साहब चुटकी में दिल जीत लेते थे, मैं मोहम्मद रफ़ी के बगैर अधूरा हूँ। ये अल्फाज शम्मी कपूर के हैं। मशहूर गायक मन्ना डे का एक बहुत पुराना इंटरव्यू हमेशा याद आता है। इसमें तब के पत्रकार राजीव शुक्ला के सवाल पर उन्होंने कहा था, रफ़ी साहब नंबर 1 थे, मुझसे बेहतर थे, मैं अपनी तुलना सिर्फ रफ़ी से करता हूँ। जैसा वो गाते थे शायद ही कोई गा पाता। अगर रफ़ी नहीं होते तभी मैं उनकी जगह ले सकता था। हम दो ऐसे गायक थे जो हर तरह के गाने गा सकते थे। मोहम्मद रफ़ी ने उस दौर में गाने गाए जब बतौर गायक मुकेश और किशोर कुमार भी फिल्मों में छाए हुए थे। हालांकि इन सब के आपसी रिश्ते नायाब थे। मुकेश के बेटे नितिन मुकेश ने बीबीसी ने एक इंटरव्यू में बताया था, इन सब का रिश्ता बहुत सुंदर था। मुझे ताज्जुब होता था जब फ़ोन उठाकर मुकेश जी रफ़ी साहब को फ़ोन पर कहते, रफ़ी मियाँ तुमने ये गीत इतना खूबसूरत गाया है, काश मैं तुम्हारी तरह गा सकता। कभी रफ़ी साहब का फ़ोन आता कि मुकेश तुमने कितना सुंदर गाया है। इतना मकबूल होने के बावजूद रियाज और ख़ुद को बेहतर करने की मोहम्मद रफ़ी की ललक कैसी थी, इसका किस्सा संगीतकार खयाम अलग अलग जगहों पर कई बार बता चुके हैं। खयाम ने बताया था, रफ़ी बार बार मुझे दावत पर बुलाते, मुझे लगा कि क्या माजरा है। फिर रफ़ी साहब की ओर से मेरे लिए गुजारिश आई, आप मेरी आवाज़ में मिठास भर दीजिए। ये तब की बात है जब रफ़ी अपनी लोकप्रियता के उरूज पर थे। मुझे यकीन नहीं हुआ। दरअसल उन दिनों रफ़ी हाई पिच वाले गाने गाया करते थे। खयाम कहते हैं, मैंने उनके सामने कुछ शर्तें रखी, जैसे ये भूल जाइए कि आप महान गायक हैं, रिहर्सल के दौरान आपके आसपास कोई नहीं होगा, इस दौरान रफ़ी साहब फ़ोन पर भी किसी से बात नहीं करेंगे। रफ़ी साहब ने पूरी तल्लीनता से ये ट्रेनिंग जो है वो खयाम से ली। इसका नतीजा हुआ जब उन्होंने गज़ल गाई, गज़ब किया तेरे वादे पर एतबार किया, वो मिठास जो रफ़ी को चाहिए थी वो उन्हें मिली। अपनी गायकी के अलावा जिस बात के लिए अक्सर लोग मोहम्मद रफ़ी की तारीफ़ किया करते थे वो था उनका शांत और विनम्र अंदाज़। संगीतकार अमर हल्दीपुर सुजाता देव की किताब में बताते हैं, साल 1968 में सी रामचंद्र रफ़ी साहब के साथ एक गीत रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन रफ़ी जी से बार बार गलतियां हो रही थीं, कई बार रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। सी रामचंद्र गुस्सा हो गए और कहा, रफ़ी मियाँ क्या हो रहा है, मैंने क्या म्यूज़िक स्कूल खोल रखा है, जो गाना दिया है याद कीजिए और गाइए। वे बताते हैं, रफ़ी साहब ने माफ़ी भरे अंदाज में कहा, माफ़ कीजिए ये गाना मेरे जहन में बैठ नहीं रहा है, मैं अभी करता हूँ। उन्होंने तब तक गाया जब तक संगीत निर्देशक को तसल्ली नहीं हो गई।
बाद में वो साज बजाने वाले सारे कलाकारों के पास गए, सबसे माफ़ी मांगी। इसी विनम्रता की वजह से रफ़ी साहब सबकी पसंद थे। मोहम्मद रफ़ी के गानों की लोकप्रियता का अंदाज एक पूर्व सैनिक के किस्से से भी मिलता है, जो साल 2020 में अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में उसने सुनाया था। साल 1962 की जंग लड़ चुके भारतीय सैनिक फुनचोक ताशी ने बताया था, गलवान इलाके में भारत और चीन के बीच तनातनी चल रही थी। चीन के सैनिकों ने वहां बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए और हिंदी में घोषणा करते थे, ये जगह ना आपकी है ना हमारी है, आप भी वापस चले जाओ, हम भी वापस जा रहे हैं। उसके बाद वे रफ़ी का गाना तुमसा नहीं देखा जोर जोर से बजाते, साथ में लता मंगेशकर का गाया तन डोले। ये कई दिनों तक चला। वो ऐसा इसलिए करते कि भारतीय सैनिक चले जाएं, हालांकि हमने वो जगह नहीं छोड़ी, ये उस सैनिक ने इंटरव्यू में बताया था। अब बात करें रफ़ी के बचपन के बारे में। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 2024 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में अल्लाह राखी और हाजी अली मोहम्मद के घर हुआ। प्यार से रफ़ी साहब को फ़ीको कहा जाता था। हाजी अली मोहम्मद बेहतरीन खानसामा थे। वो 1926 में लाहौर चले गए। फ़ीको कोटला सुल्तान सिंह के स्कूल में ही पढ़ाई करते रहे। 12 साल की उम्र में रफ़ी भी परिवार के बाकी सदस्यों के साथ लाहौर चले गए। इसके बाद रफ़ी साहब कभी स्कूल नहीं गए। उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ बाल काटने का काम शुरू किया। रफ़ी साहब संगीत के दीवाने थे। पिता संगीत के सख्त खिलाफ थे, इस वजह से वो चोरी छिपे ही गाते थे। ये किस्सा तो काफ़ी मशहूर है कि लाहौर में एक तारा बजाने वाला एक फ़कीर आया करता था। इसका गाना सुनते सुनते रफ़ी उसके पीछे चले जाते। वो अक्सर हज़रत दातागंज बख्श की दरगाह भी जाते थे। एक दफ़ा लाहौर में ऑल इंडिया रेडियो के अधिकारी जीवन लाल मट्टो नूर मोहल्ला से गुजर रहे थे। तभी उनके कानों में एक बेहद सुरीली आवाज़ पड़ी। आवाज़ अनोखी थी। आवाज़ का पीछा करते हुए वे उस दुकान में गए जहां रफ़ी किसी का बाल काट रहे थे। उनकी गायकी से मुतासिर इस अधिकारी ने उन्हें रेडियो में काम करने का मौका दिलाया। एक बार लाहौर में उस वक्त के मशहूर गायक के.एल. सहगल के कार्यक्रम में बत्ती गुल हो गई। समय काटने और लोगों को बांधे रखने के लिए युवा रफ़ी मंच पर आए। महफिल में मौजूद संगीत निर्देशक श्याम सुंदर उनसे इतने मुतासिर हुए कि रफ़ी को बम्बई आने की सलाह देकर चले गए। पिता को छोड़ रफ़ी के परिवार के बाकी सदस्य उनके हुनर को समझते थे। उन्हें लगा कि रफ़ी का भविष्य बम्बई में है। रफ़ी बम्बई चले गए। इसके बाद संघर्ष की शुरुआत हुई। उन्हीं संगीतकार श्याम सुंदर ने पंजाबी फिल्म गुल बलोच में रफ़ी से गाना गवाया। रफ़ी को शुरू में साल 1944 की फिल्म पहले आप और फिर गांव की गोरी में गाने का मौका मिला। पहले आप में कोरस में गाना था। गाना कुछ ऐसा था कि सैनिकों की कदम ताल की आवाज़ की तरह गायकों को भी कदम ताल करनी थी। रिकॉर्डिंग के बाद नौशाद ने देखा कि रफ़ी के पैरों से खून निकल रहा है। पूछने पर मोहम्मद रफ़ी ने बताया कि उनके जूते कुछ ज़्यादा ही टाइट हैं। क्योंकि गाना चल रहा था इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। मोहम्मद रफ़ी की शोहरत और कामयाबी की बात संगीतकार नौशाद का जिक्र किए बगैर अधूरी है। दोनों ने बैजू बावरा, कोहिनूर, मदर इंडिया, मुग़ल आज़म, आन, गंगा जमुना, मेरे महबूब, राम और श्याम, पाकीका जैसी अनेक फिल्मों में साथ में काम किया। नौशाद के बेटे राजू नाशौत के मुताबिक नौशाद रफ़ी जी से घंटों रियाज करवाते थे और रफ़ी जी बैठकर अभ्यास करते रहते। तब नौशाद उनसे हंसते हुए कहते कि अब जाओ और दूसरे गानों की प्रैक्टिस करो, वरना तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। ये रिश्ता सिर्फ संगीत का नहीं था। रफ़ी साहब की बेटियों का निकाह भी नौशाद ने पढ़वाया था। ऐसा नहीं था कि विनम्र तबीयत वाले मोहम्मद रफ़ी कभी नाराज़ नहीं हुआ करते थे, लेकिन उसका भी उनका अलग अंदाज था। मोहम्मद रफ़ी एक गोल्डन वॉइस किताब में वरिष्ठ संगीतकार ओमी ने उन्हें अपनी यादें साझा की हैं।
वे बताते हैं एक बार रफ़ी मुझसे नाराज़ हो गए, जो बहुत कम होता था। साल 1973 में फिल्म धर्मा की कव्वाली राज की बात कह दूं तो की रिकॉर्डिंग थी। मैं रीटेक करना चाहता था। रफ़ी साहब थोड़ा नाराज़ हो गए और बोले, क्या कह रहे हो? रफ़ी साहब से ऐसी बात सुनना असामान्य बात थी। मैंने भी थोड़ा सख्ती से कहा, ठीक है, पैकअप। रफ़ी साहब बिना एक शब्द कहे चले गए। ओमी के मुताबिक अगली सुबह 6 बजे घर की घंटी बजी। सामने रफ़ी साहब थे। उन्होंने पंजाबी में कहा, क्या मैंने तुम्हें नाराज़ कर दिया? चलो कल वाली कव्वाली सुनते हैं। मैं अमेरिका से स्पीकर लाया था, इन्हीं पर सुनते हैं। सुनने के बाद रफ़ी जी ने विनम्रता से पूछा कि क्या दोबारा रिकॉर्ड करना है? मैंने उन्हें गले लगा लिया और कहा कि खान अपने स्पीकर लेकर जाओ। मैं उन्हें खान बुलाता था, तब वे बोले, ये स्पीकर आपके लिए है। रफ़ी जी की फ़ीस 3,000 रुपये थी और स्पीकर की कीमत 20,000 रुपये। तो ये थे रफ़ी साहब।